हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्च महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा मंथली वाइज प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जा रहा है। जनवरी और फरवरी महीने की प्रतियोगिता दर्पण को हमने पूर्व में ही डिस्कस कर दिया है, वो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्च 2023 की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को मैं डिस्कस करूंगा। आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप के 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम किया है? तो वह सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। उसी पराक्रम दिवस के अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम किया गया है। तो यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है, मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। यानी कि मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? अमृत उद्यान। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला है, जल जीवन मिशन से संबंधित है। जल जीवन मिशन, देखिए जल जीवन मिशन जो है वह 15 अगस्त 2019 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। भारत सरकार और बिहार सरकार की जितने महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसे भी आप लोग प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त 2019 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट था कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण, पहले यह टारगेट 2022 से रखा गया था, अभी टारगेट है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। यानी कि जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के जल का पानी कनेक्शन उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया है वर्ष 2024 तक। इसके तहत यह पीडी में इसीलिए दिया हुआ था क्योंकि जनवरी 2023 तक 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराया जा चुका है। यानी कि जनवरी 2023 तक 11 करोड़ लोगों को नल का जल कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा चुका है और टारगेट 2024 तक रखा गया है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। तो यह है जल जीवन मिशन। अगला है, मिश्रा आयोग हाल ही में क्यों चर्चा में रहा? यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह टॉपिक ऐसा है जिसे आप सभी न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़े होंगे। देखिए, आपने हाल ही में समाचार देखा होगा कि उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन की धंसने का इशू आ रहा है या फिर जमीन में दरार देखने को मिल रहा है। तो उसकी जांच के लिए उससे संबंधित एक रिपोर्ट है, वह है मिश्रा आयोग। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा मिश्रा आयोग का संबंध किससे है? तो मिश्रा आयोग का संबंध उत्तराखंड जोशीमठ में जमीन के धंसने व दरार आने को लेकर सचेत करने से संबंधित है। मिश्रा आयोग, इसका गठन 47 वर्ष पूर्व गठित किया गया था और इसने मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आने वाले समय में जोशीमठ में या उत्तराखंड में इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेद शिखर कहाँ स्थित है? समेद शिखर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट को लेकर यह पॉपुलर रहा है। यह झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर नौसेना बेड़े में शामिल किया गया है। जो INS वागीर है, INS वागीर का निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। किस कंपनी के द्वारा? मझगांव डाकशिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यानी कि प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को नौसैनिक बेड़े में शामिल किया गया है, जिसका निर्माण मझगांव डाकशिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसके अलावा ये तो 5वीं है, कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। तो अन्य 4 पनडुब्बी कौन कौन से हैं? तो अन्य 4 में कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, ये 4 हैं, इसको शामिल कर लिया गया है। और यह 5वां है जिसे हाल ही में वागीर को शामिल किया गया और यह वागसीर, इसका भी 2023 में परीक्षण किया जाएगा। यह जनवरी महीने की पीडी में किया हुआ है, लेकिन संभवतः अब इसका भी परीक्षण किया जा चुका है। ठीक है।
अगला 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन। आप सभी जानते हैं 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया। तो 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। प्रत्येक 2 वर्ष में यह मनाया जाता है, या प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार की प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। इस वर्ष का यह थीम रहा है। 8 जनवरी को युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इसके चीफ गेस्ट हैं जेनेटा मास्करनहास, ये ऑस्ट्रेलिया की सांसद। अब ये भूल मत करिएगा, ये प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट नहीं है, ये युवा प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया की सांसद। ये प्रवासी दिवस मनाया गया था, यह अलग है। और इसी के तहत युवा मामले और खेल मंत्रालय की साझेदारी के साथ युवा प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो आप दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। अब प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो इस वर्ष के प्रवासी दिवस के चीफ गेस्ट हैं वो चीफ गेस्ट हैं इरफान अली, ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट चीफ गेस्ट, स्पेशल चीफ गेस्ट वह सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, ठीक है। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया तो प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 2003 में मनाया गया। इसके बाद प्रति 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इस बार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य में किया गया, जिसके चीफ गेस्ट गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। 27 भारतवंशियों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री ने यहाँ सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं नाम से टिकट भी जारी किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में या वर्ष 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस अवसर पर सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं नाम का डाक टिकट जारी किया। तो क्या होगा आंसर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अवसर पर। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है 1961 के बाद वर्ष 2022 में चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। क्यों गिरावट आई है? वहाँ सबसे बड़ा जनसंख्या में गिरावट का कारण है कि जन्म दर में कमी देखने को मिल रही है। इसका कारण है कि क्यों गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसका प्रमुख कारण है माओ से तुंग की ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति। इसके तहत क्या था कि औद्योगिकरण के साथ साथ सामूहिक कृषि पर जोर दिया गया था और इसके कारण भयानक सूखे की समस्या वहाँ पर विद्यमान हो गई थी। सूखे की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल गई थी, तो इसके कारण वहाँ की जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो खैर ये बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस पर फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे। अगला हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023। देखिए हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023 जो जनवरी में जारी की गई है, आप लोग याद रखिएगा जनवरी में जारी की गई है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023 की, जिसकी रिपोर्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला स्थान जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरा स्थान पर दक्षिणी कोरिया काबिज है और भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2023 में भारत को 83वां स्थान मिला था और इस वर्ष 2022 में भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ था और 2023 में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हेनले पासपोर्ट रैंकिंग आप लोग याद रखिएगा। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 किसके द्वारा जारी की जाती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह सूचकांक जारी की जाती है। इस सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत का जो स्थान है 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 85th रैंक है भारत का। और अगर स्कोर देखा जाए तो भारत ने 40 अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था के द्वारा जारी की गई है। इसमें पहला स्थान डेनमार्क ने प्राप्त किया, दूसरा स्थान फिनलैंड ने प्राप्त किया, वहीं भारत ने 180 देशों की सूची में 85वां स्थान को प्राप्त किया और इसका कुल अंक 40 है।
पिछले वर्ष भी भारत का सेम रैंक और सेम अंक था। अब पड़ोसी देशों की स्थिति थोड़ा देख लीजिए। भारत का कैमा रैंक है 85वां। पड़ोसी देश की स्थिति में अगर देखा जाए तो करप्शन परसेप्शन में यहाँ जहाँ पर भ्रष्टाचार की सबसे कम संभावना है वह है भूटान 25th रैंक के साथ पड़ोसी देशों में टॉप पर है। इसके बाद चाइना आता है 65th रैंक, इंडिया है 85th रैंक, श्रीलंका है 101वां स्थान, नेपाल 110वां स्थान और पाकिस्तान 180 देशों की सूची में पाकिस्तान को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह है पड़ोसी देशों की रैंकिंग में स्थान क्या है। अगला है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिप हिपकिंस। ये न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं और इनका संबंध लेबर पार्टी से रहा है। तो यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने, या फिर न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस का न्यूजीलैंड की मतलब कौन से स्थान के वे प्रधानमंत्री हैं? तो 41वां स्थान के प्रधानमंत्री हैं और लेबर पार्टी से उनका संबंध है। अगला है एनएसओ का प्रथम अग्रिम अनुपात वित्तीय वर्ष 22-23 हेतु। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नज़दीक का डेटा होगा उसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए, इसके तहत कहा गया है कि जीडीपी में 7% वृद्धि का अनुमान है। अगर स्थिर मूल्य पर जीडीपी अनुमान देखा जाए तो 157.60 लाख करोड़ है। शुद्ध राष्ट्रीय आय 133.48 लाख करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 96,552 रुपया है। तो यह है एनएसओ का प्रथम अग्रिम अनुपात। इसमें कृषि के विकास दर को लेकर 3.5% का पूर्वानुमान दर्शाया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं। अगला है, यह इंपॉर्टेंट है तुलनात्मक रूप में। यह है रिपोर्ट जो है वह वित्त मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट है। यह आयात निर्यात से संबंधित है, ट्रेड से संबंधित है। यह ट्रेड अप्रैल से दिसंबर 2022 के मध्य का है। इसमें वस्तु क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारत का कुल निर्यात 332 अरब डॉलर रहा है, जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि हुई है। और आयात रहा है 551 अरब डॉलर। तो व्यापार घाटा कितना हो गया? क्योंकि निर्यात 332 अरब डॉलर है और निर्यात से कहीं ज्यादा आयात 551 अरब डॉलर है, तो व्यापार घाटा की स्थिति उत्पन्न होगी। तो यह जो व्यापार घाटा है 218.94 अरब डॉलर व्यापार घाटा है। किसमें? वस्तु क्षेत्र में आयात निर्यात को लेकर। अगला सेवा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो निर्यात क्या है? निर्यात सेवा क्षेत्र में हम ज्यादा करते हैं और वस्तु क्षेत्र में आयात ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में अगर निर्यात देखा जाए तो 235.81 अरब डॉलर है। वहीं अगर आयात देखें तो 134.99 अरब डॉलर, यानी कि लगभग 135 अरब डॉलर है। ठीक है, दिसंबर 2022 तक भारत के पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार 562.8 अरब डॉलर है। दिसंबर 2022 तक का यह डेटा है। ठीक है, आपका लेटेस्ट डेटा मार्च 2023 तक का अवेलेबल होगा एफडीआई को लेकर, फॉरेन रिजर्व को लेकर। अगला है प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना, BIND बिंड योजना। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। आप लोग इसे अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यह स्कीम है। इसका उद्देश्य क्या है? दूर दराज के क्षेत्रों में प्रसारण संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास करना, टेलीकास्ट संबंधी जो बुनियादी ढांचे हैं, ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना। किन क्षेत्रों में? जो दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं। 2025-26 तक 2539.61 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जाएगा। आकाशवाणी व दूरदर्शन पर इसमें ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो ये जो खर्च की राशि है वह इंपॉर्टेंट है। इसका क्या उद्देश्य है वह इंपॉर्टेंट है। और स्कीम का नाम BIND किससे संबंधित है? तो यह भी पूछा जा सकता है प्रसारण मंत्रालय से। आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगला है विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा। देखिए, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा जो है वह वाराणसी से डिब्रूगढ़ यानी कि बोगीबिल तक चला। इसका नाम स्वदेशी गंगा विलास क्रूज है। इसकी शुरुआत कब हुई? 13 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई वाराणसी में प्रधानमंत्री के द्वारा। कुल इसने 3200 किलोमीटर की दूरी तय की, समय 51 दिन का तय किया इसने। यह 27 नदी प्रणाली प्रवाह से होकर यह गुजरा है। ठीक है,
इसका संचालन जो है वह कोलकाता की निजी कंपनी अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज के द्वारा दिया गया है। देखिए, आपने पहले भी विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें मिलेंगे। क्या? जैसे कि कितने नदी प्रणालियों से होकर गुजरा है यह जो यात्रा रही, वह 27 नदी प्रणाली से होकर गुजरा, कितने किलोमीटर की है, कितना समय तय करने में लगा, कब शुरुआत की गई, इसका नाम क्या है, कहां से कहां तक चला और इसका संचालन किस कंपनी के द्वारा किया गया, ये सभी आपको आगामी प्रीलिम्स परीक्षा की दृष्टि से आपको सभी याद कर लेना होगा। देश का सबसे लंबा पुल, देखिए देश का सबसे लंबा पुल मुंबई व नवी मुंबई के बीच स्टार्ट किया गया है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जिसे कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और इसका निर्माण जो है वह जीका जापान इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। यानी कि देश का सबसे लंबा समुद्री पुल जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है वह मुंबई व नवी मुंबई के बीच प्रारंभ की गई, जिसका नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। इसका निर्माण जिका यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। देखिए, मैं इस प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ने के बाद इसका समरी बनाकर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिया हुआ है, इसमें से आप लोग काट छाट मत करिए। यहाँ पर जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे पॉइंट एग्जामिनेशन की दृष्टि से प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, देखिए 2021-22 के केंद्रीय बजट में इसकी चर्चा की गई थी और 4 जनवरी 2023 को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। तो पहला प्रश्न यहां से बन सकता है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंत्रिमंडल की मंजूरी कब प्राप्त हुई? तो बताइए, 4 जनवरी 2023 को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त हो गई थी। कुल स्वीकृत परिव्यय कितना है? 19,744 करोड़ रुपया। इसकी चर्चा बजट में भी किया हुआ है, ठीक है। 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। अगला है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2023। जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत आर्थिक वृद्धि दर का जो अनुमान है वह भारत 6.9% और विश्व का 2.9% आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। किस रिपोर्ट में? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत। अगला है बृहद कृषि महोत्सव। बृहद कृषि महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो राजस्थान के कोटा में। कब किया गया? 24 से 25 जनवरी 2023 को। तो आप लोग याद रखिए, कृषि महोत्सव का आयोजन राजस्थान के कोटा में कब किया गया? 24 से 25 जनवरी 2023 को। थोड़ा सा ब्लूअर आ गया है, मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। नियुक्तियाँ, वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? AP सिंह की नियुक्ति की गई है। अगला DGCA के नए महानिदेशक के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। ये दोनों जो है वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। देखिए, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है उसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड द फैबलमैन्स को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ निदेशक इसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पीलबर्ग उनको दिया गया है। यानी कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड द फैबलमैन्स को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड द फैबलमैन्स के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग को प्रदान किया गया है। अगला है गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड या सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड राज्य को प्रदान किया गया। उत्तराखंड का जो इस बार झांकी निकला था उसकी थीम थी मानस खंड। ये थीम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है ICC अवार्ड 2022। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष और महिला वर्ग दोनों में प्रदान किया गया है। आइए यहाँ पर डेटा को देखिए। अगर पुरुष में देखा जाए, पुरुष में अगर देखें तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड बाबर आजम को प्रदान किया गया है। वनडे क्रिकेटर में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड बाबर आजम को। टेस्ट में वेन स्टॉक्स जो कि
यूके के हैं, इनको प्रदान किया गया। और T20 का सूर्य कुमार यादव जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, इनको प्रदान किया गया। आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अवार्ड पुरुष वर्ग में। अब महिला में अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड नताली स्कीवर को, वनडे में अवार्ड दिया गया है नताली स्कीवर को। इसके अलावा T20 का अवार्ड दिया गया तहालिया मैकग्रॉथ, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी का अवार्ड भारत की रेणुका सिंह को प्रदान किया गया है। तो महिला में आप सिर्फ इनका नाम याद रखिए और पुरुष में ये सारा नाम याद रखिए, ये इजीली याद हो जाएगा। अगला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को प्रदान किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किनको अवार्ड दिया जाना है, उसके लिए उनको इन्विटेशन, मतलब ये प्रक्रिया चल रही है अवार्ड देने की 2024 वाला। 2023 वाला जो है संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है पद्म अलंकरण 2023। चूंकि जनवरी में ही पद्म अवार्ड दिया जाता है, घोषणा की जाती है, और यह मार्च का पीढ़ी है, 2 महीना आगे चलता है, तो जनवरी का कंटेंट इसमें मिलेगा आपको। तो पद्म अलंकरण 2023 अगर देखा जाए तो कुल पद्म पुरस्कार 106 लोगों को 2023 का दिया गया है। इन 106 लोगों में 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्म श्री अवार्ड प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण अगर 6 लोगों को देखा जाए, उनमें बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धने और श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं। इन 6 लोगों को पद्म विभूषण का अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया। और अगर पूछा जाए कि कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड प्रदान किया गया, तो कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला का नाम है शिवा चौहान। अगला, इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नागपुर में हुआ है। इसकी थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ समावेशी विकास, किसके लिए? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कब हुआ और कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया, जिसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। अगला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023। तो जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 है, इसका आयोजन 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक में किया गया। इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। युद्धाभ्यास अगर देखा जाए तो साइक्लोन 1 भारत व मिस्र के बीच राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। अगला है वरुण युद्धाभ्यास, भारत और फ्रांस के बीच पश्चिमी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया गया है। यह भी दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर का आयोजन कहाँ किया गया? स्पेन में। इसका पूरा नाम क्या है? फोरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो आप क्या लगाएंगे? स्पेन। इसका थीम क्या है? सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बी आर टूरिज्म। साझेदार कंट्री कौन है? ग्वाटेमाला। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है ऑटो एक्सपो 2023। देखिए, जो ऑटो एक्सपो 2023 है, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा और नई दिल्ली में किया गया है। इसका थीम है टेक्नोवेशन, फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लेंगे। अगला है पहला महिला अंडर 20 आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इसका विजेता भारत है और उप विजेता जो है वह इंग्लैंड है। आईसीसी में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? देखिए, ये दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी पूछा गया है, तो इनका नाम है शुभमन गिल। किसके खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक लगाया? न्यूजीलैंड के खिलाफ। दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 8वें और भारत के 5वें खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक लगाया? आप लोग याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलते हुए इन्होंने दोहरा शतक लगाया है।
अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सर्वाधिक रनों से जीतने वाली टीम कौन सी है? इंडिया। किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ 317 रनों से इसने विजय प्राप्त की है। पुरुषों के विश्व हॉकी कप 2023 का विजेता कौन सा देश बना है? तो जर्मनी बना है पुरुषों के विश्व हॉकी कप 2023 का विजेता। अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2023। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2023 है तो पुरुष में अगर विजेता देखा जाए तो नोवाक जोकोविक, और महिला में विजेता देखा जाए तो आरियाना साबालेंका। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, ये सबसे स्विस ओपन, फ्रेंच ओपन, इन सबों से बीपीएससी में सवाल पूछा जा सकता है जो 4-5 इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का अवार्ड नोवाक जोकोविक और महिला का आरियाना साबालेंका। ये बेलारूस के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला, 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन 12 से 13 जनवरी को वर्चुअली रूप से किस देश में किया गया? तो भारत में किया गया है। अगला, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है, ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी की कुछ पुस्तक का हाल ही में प्रकाशन किया गया? तो इनकी पुस्तक का नाम है, ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी की पुस्तक का नाम स्पेयर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है, यूएन अंतरिम सुरक्षा बल में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत ने किस क्षेत्र में महिला शांति सैनिक की एक प्लाटून को तैनात किया है? अबेई, सूडान में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आने की चांसेस है, ठीक है। अगला, यूएनओ ने तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव को दिसंबर 2022 में स्वीकार करते हुए 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज अ गारंटी ऑफ पीस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा प्रस्ताव लाया गया? तुर्कमेनिस्तान के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है, 115 वर्ष की दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला कौन हैं जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो स्पेन की रहने वाली मारिया ब्रानियास मोरेटा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनका नाम हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम हाल ही में शामिल किया गया है, इसीलिए यह पॉइंट जो है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा मार्च 2023 की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा आने वाले वीडियोस के माध्यम से हर एक महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं लगातार डिस्कस करूंगा और हमारी कोशिश है कि बीपीएससी प्रीलिम्स खत्म होने से पूर्व सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन करंट अफेयर्स या अन्य सब्जेक्ट के हैं उसे आप सबों के साथ डिस्कस कर दिया जाए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।